मैम, जयपुर डिक्लेरेशन को हम किस रूप में समझ सकते हैं? यहाँ जो 1 दशक के लिए जो घोषणा की गई है, वो किस बात पर केंद्रित होगी और कैसे हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे? So the main issue with the Jaipur Declaration, it is on the theme of circular economy, because we know that we have to improve resource efficiency, we have to have sustainable production and consumption, we have to also minimize the carbon footprint of many sectors, and for that circularity is very important. So this is really a platform. It's a declaration where you're bringing together different stakeholders so that they can actually rally around circularity in all their different areas. So for instance, governments will try to implement regulations or do financial incentives, training, skilling and so on, so that actually they can have more of circular principles in society. Similarly, the civil society will play its role in terms of sensitization, etc. Businesses will adopt it in their practices and operations. Now, this declaration actually lays out several goals that the countries have collectively, by consensus, agreed upon. So, for instance, there is reference to plastics, there is reference to biomass, there is reference to important industries like textiles and fashion, construction industry, which play a big role in the circularity. देखिए, ये 3 दिवसीय जो अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी हुई, इसका मूल मकसद था बेहतर पर्यावरण, न्यूनतम प्रदूषण, खुशहाल धरती, सबके लिए शुद्ध प्राणवायु और शुद्ध पेयजल, और इन सबको नुकसान पहुंचाने वाले विभिन्न प्रकार के रसायन और केमिकलों का न्यूनतम उपयोग, स्वच्छता, और स्वच्छता में सारा आ गया कचरे का निस्तारण और उसका रीयूज। तो इसमें जितने प्रतिभागी थे उन्होंने अपने अपने अनुभव बताए, अपने अपने नवाचारों के बारे में चर्चा की, और उसी सबको समाहित करते हुए जयपुर घोषणा पत्र जारी होगा। इस अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी से हमें मेजबानी करने का अवसर मिला, उनसे सीखने का अवसर मिला, और आप सब पत्रकार बंधुओं के माध्यम से आम जन के बीच पर्यावरण की महत्वता, प्रदूषण से होने वाले नुकसान, कैसे न्यूनतम प्रदूषण हो, कैसे सफाई हो, कैसे पुरानी चीज़ों का दोबारा उपयोग हो ताकि कचरे के रूप में वो परिवर्तित नहीं हो, इन सब बातों के बारे में आम जन तक जानकारी पहुँची है। और मैं उम्मीद ये करूँगा कि निश्चित रूप से हमारे जयपुर सहित प्रदेश की आम जनता में जागृति आएगी, जिस प्रकार इंदौर और सूरत और हमारे डूंगरपुर के नागरिकों में आएगी, और हम इस 3 दिवसीय गोष्ठी के माध्यम से जो उद्देश्य था आम जन के सहयोग से मिलकर पूरा। तो नमस्कार सभी पत्रकार साथियों को। एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए PR और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम की 12वीं बैठक संपन्न हुआ। हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है कि 24 देशों के लोगों ने फिजिकल और बाकी लोगों ने वर्चुअल इस बैठक में भाग लिए। 185 विदेशी मेहमान आए, 800 हमारे देश के लोगों ने इसमें भाग लिया। इस बैठक में सर्वसम्मति से, सभी देशों की सम्मति से घोषणा पत्र जारी होगा, जिसे जयपुर घोषणा पत्र के नाम से जाना जाएगा। ये हमारे लिए बड़ी गौरव की बात है। आने वाले 10 साल तक इसी घोषणा पत्र के नाम से जाना जाएगा, जयपुर घोषणा पत्र के नाम से। हालांकि यह स्वैच्छिक है। एक और बड़ी उपलब्धि C3 अर्थात सिटीज कॉलिशन फॉर सर्कुलरिटी है, जो ज्ञान और विचारों के आदान प्रदान का एक वैश्विक मंच बनेगा। देखिए, सबकी सहमति से, सभी देशों की सहमति से हम प्रकृति को कैसे बचाएं, आने वाली पीढ़ियां उनके भविष्य कैसे सुरक्षित रहेगा, इसकी चिंता इस बैठक में की गई है। और
सभी देशों के सुझावों के आधार पर जयपुर घोषणा पत्र जारी। कितने देश था कैसे जो था ना, ये कैसे शब्द 3 दिन पहले भी था, ये कैसे में क्या चीज वो पूछा जा रहा जयपुर है। डिक्लेरेशन के बारे में बता दीजिए कुछ मेन पॉइंट को भी बता दीजिए। हो गया लेकिन माननीय मंत्री जी ने जो भी बताया तो हो गया ना। आपके सामने जो आप लोगों ने सुना और सबकी सहमति से जयपुर घोषणा पत्र जारी। सर, क्या जयपुर डिक्लेरेशन अभी तक क्लियर नहीं है कि है क्या, और कितने देश इसमें शामिल हुए, ये भी अभी तक क्लियर नहीं हो पा रहा है। जयपुर डिक्लेरेशन कई बार सुन लिया हमने, लेकिन इसमें अभी तक क्लियर नहीं है कि 24 क्या। देशों ने फिजिकल इस पर पार्टिसिपेट किए, बाकी देशों के द्वारा वर्चुअल इसमें जुड़ा गया और सबकी Let me प्लीज add, हाँ, एक बार आप क्लियर करें। 31 countries have been consulted बताएंगे आप। over the last 2 years. The Jaipur Declaration, and it is a 10-year declaration. सर, हमें जयपुर डिक्लेरेशन के की पॉइंट्स बता दें आप, कि की पॉइंट्स। It aims to create a collaborative approach among the governments, among the countries, between the governments and the private sectors. It's a very multi-collaborative perspective of the Jaipur Declaration, and it has 13 goals, and the goals cover many of the emerging waste streams like plastics, construction and demolition waste, and many other waste streams. That how we can actually promote the circular economy to minimize the waste streams, not only minimize the waste stream, and also minimize the demand, our demand on the virgin raw materials, because the natural resources are finite. We need to sustainably use them, and we need to sustainably preserve them for our future generation. I am sure this Jaipur Declaration is an important instrument, important policy instrument to help countries towards that sustainability. सर, जैसे कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए कई जगह पे जब ये इस तरीके के डिक्लेरेशन होते हैं तो उसमें जुर्माने का भी प्रावधान होता है। क्या ऐसा भी कुछ आप लोगों ने किया है जयपुर डिक्लेरेशन के माध्यम से कि वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर के जो 10 साल की पॉलिसी बनी है, अगर जो कंट्री सहमति जताती है तो क्या उस पर कुछ मतलब आप लोग करेंगे, गाइडलाइंस बनाया गया है कि इसमें? You see, first of all, Jaipur Declaration is a voluntary, legally non-binding document. So it is up to the countries how they implement it. If you see, this document has actually 3 parts. The goals part, various goals, 13 goals, and also a number of suggestions, the guiding suggestions, how the countries can implement some of the goals. And if you see some of the goals, there are some economic instruments, there are some penalties, there are some, the legal instruments. It depends on how the countries will implement all these things. So it is a guiding framework. So it depends on the cities and countries how they translate the Jaipur Declaration into local actions. It involves many of the penalty measures. नेक्स्ट फोरम कहाँ होगा सर, कुछ डिक्लेयर किया है? 10 साल बाद क्या कहाँ मिलेंगे आप लोग, कितने देशों के साथ मिलेंगे? Actually, this was the 12th forum, as you know. The next forum is supposed to be held next year. So we are still working out the next host. We were expecting to make an announcement here, but we couldn't make it because the host country is still negotiating, because a lot of process is there. They need to obtain the permission of the Prime Minister, the heads of the states, to host the forum. Like exactly what we did in India, how we came to India. A lot of negotiations are behind that. So we couldn't do it here, unfortunately. Thank you everyone.